हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों को हम क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर करवाएंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी करवा के यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, नोट्स भी रेडी है। सेकंड चैप्टर में मेरा 3 क्लास लगेगा, 2 से 3 क्लासेस और 1 क्लास नोट्स का, मतलब 4 क्लासेस। पहला जो ये क्लास है ये यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल रहेगा, सबको ही देख सकता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लासेस और जो नोट्स रहेगा वो सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो जो ये वीडियो में ये चैनल में न्यू आए हैं वो जाके मेरा चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट, जहाँ पे बहुत सारा चैप्टर्स का वीडियो फ्री में अवेलेबल है और पूरा कंप्लीट कोर्स एक सिस्टमैटिक वे में विथ मॉक टेस्ट, विथ अलग अलग बुक्स का सजेशंस, एमसीक्यूज, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड ईयर क्वेश्चंस, पूरा आपको और पूरा क्लासेस का वीडियोस देने के लिए सिलेबस का हम लोग का जो पेड बैच है उसमें इनरोल करिए। और उसके लिए आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 83348350 8334835908 8334835908 इसमें व्हाट्सएप कीजिए मुझे। व्हाट्सएप करने के बाद हम लोग का पेड बैच में इनरोल करिए, ठीक है, जो कि 100% रिफंडेबल पॉलिसी के साथ आता है। अगर आप इनरोल करते हैं और आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का फीस वापस कर दिया जाएगा। अगर हम लोग वक्त पे सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाते हैं तो आपको उसका भी 100% रिफंड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा तरीके से निश्चित रहिए, हम लोग के साथ जुड़िए और अपना जर्नी को, एचएस का जो आपका जर्नी है जो आप लोग देने वाले हैं इस बार, उसमें 40 आउट ऑफ 40 हम लोग का टारगेट है। 40 आउट ऑफ 40 टारगेट की तरफ हम लोग अपना कदम रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तब क्लासेस। तो बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर ऑलरेडी कर दिए हैं। आज हम लोग करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, और इससे रिलेटेड पूरा आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये बताइए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। अलग अलग लोगों का अलग अलग डेफिनेशन है, देख रहे हैं आप, एडविन बी फ्लिपो का, कून्स एंड डोनेल का अलग अलग डेफिनेशन है। नॉर्मल लैंग्वेज में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है सर? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग होता है द गाइडलाइंस, द फंडामेंटल ट्रूथ्स, द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द मैनेजमेंट कैन बी डन। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जिसको यूज करके मैनेजमेंट किया जाएगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है दे आर स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ्स विच प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। क्या मतलब है इसका? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है, गाइडलाइंस है, रूल्स है जिसको यूज करके मैनेजरियल डिसीजंस लिया जाएगा और मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड एक्शंस लिया जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? होपफुली कोई डाउट नहीं है आप लोगों को अब। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंस से कैसे? साइंस का भी प्रिंसिपल है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, लॉ ऑफ मोशन, ये सब अलग अलग साइंस का प्रिंसिपल है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कोई भी चीज को आप ऊपर से फेंकोगे वो नीचे आएगा, है ना। तो उसी तरह मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है। तो क्या दोनों सेम है सर? नहीं बाबू, अलग है। कैसे अलग है? देखिए बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, साइंस का प्रिंसिपल रिजिड है। क्या मतलब है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये रिमोट को फेंके नीचे आया, अभी फेंकेंगे तो भी नीचे आएगा, रात में फेंकेंगे तो भी नीचे आएगा, दिन में फेंकेंगे तो भी नीचे आएगा, इंडिया में फेंकेंगे तो भी नीचे आएगा, जापान में फेंकेंगे तो भी नीचे आएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी रिजिड है हर जगह, लेकिन लॉ ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है। क्या मतलब है फ्लेक्सिबल है? जैसे हम लोग का इंडिया का ये कल्चर है कि अगर आपसे कोई सीनियर है तो आप उससे जनरली नाम लेकर नहीं बोलते हैं। जैसे कि अब मेरा नाम है निशात अली, तो आप अगर हमसे क्लास में पढ़ रहे आप क्या बोलेगा? निशात सर, ये बोलेगा ना, निशात सर सुनिए, ये बोलेगा सर सुनिए। बहुत सारा टाइम आदमी नाम नहीं लेता, निशात बोलते ही नहीं, बोलते सर थोड़ा सुनिए, सर ये डाउट है। बट वेस्टर्न कंट्री में ऐसे नहीं है, डायरेक्टली नाम लिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई प्रोफेसर डायरेक्ट बोल जाएगा प्रोफेसर निशात,
या प्रोफेसर ए, प्रोफेसर बी, तो नाम लिया जाएगा। तो अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को उस कल्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है। जैसे इंडियन का कल्चर है, अब मान लो रिश्तेदार दोस्त लोग घर आ रहे हैं, हम लोग आते हैं ना, अचानक से चले जाते हैं, सरप्राइज। अब हम लोग भी खुश हो जाते हैं, अरे अचानक से मामा आ गए, कितना हम लोग खुश होते हैं, अचानक से दोस्त मिलने आ गया, क्या मज़ा आ रहा है। हम लोग का कल्चर यहाँ है। लेकिन यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कल्चर, आप बिना परमिशन किसी का घर जाएगा, बोलेगा क्या ये लोग के अंदर एटिकेट्स नहीं है, बिना बताए आ गया, बिना बोले आ गया। तो वहाँ का उस सराउंडिंग्स के हिसाब से प्रिंसिपल को चेंज किया जा सकता है ना। उस तरह जैसे कि हम लोग का इंडियन कल्चर में क्या है, वेस्टर्न कल्चर में अगर तुम किसी के रूम में जा रहे हो, पहले नॉक करेगा, टिक टिक जी। बाप माँ या भाई बहन रूम में जाने से पहले नॉक करता है, अच्छा यस जैक, यस विलियम्स, आर यू देयर, कैन आई एंटर योर रूम, वो बोलेगा हाँ आ जाइए, तब वो आएगा। अगर बिना बोले आ गया तो माना जाएगा क्या खराब तरीका है इन लोगों का। अपने इंडिया में कैसे है, फट से रूम घुस गए अंदर में, और बंद करके तो घर वालों शक करेगा, ए रूम बंद करके क्या हो रहा है ना। तो यहाँ का अलग सिस्टम है। तो यहाँ के अलग अलग कंट्री के सिस्टम के हिसाब से आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंजेस कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है। लॉ ऑफ साइंस फ्लेक्सिबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा, टाइम टू टाइम डिफर करेगा। प्रिंसिपल ऑफ साइंस एब्सोल्यूट है, वो डिफर नहीं करेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव टू कीप पेस, वक्त के साथ, इन्वायरमेंट के साथ बदलता है। प्रिंसिपल ऑफ साइंस वक्त के साथ बदलता नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हजारों साल से वही है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेबोरेटरी में इन्वेंट नहीं हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ साइंस लेबोरेटरी में इन्वेंट हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो ये है डिफरेंस। अच्छा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, क्या नेचर है। पहला है formed by observation and experimentation. Principles of management formed हुआ है through observation and experiments. अब देखो मैनेजमेंट, मैनेजर्स लोग बड़ा बड़ा ऑब्जर्व कर करके एक चीज को नोटिस किया, बोला हाँ ये प्रिंसिपल हो गया, चलो। ये बहुत सारे टाइम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी हुआ कि इस सिचुएशन में इस तरह से डिसीजन लो, देखो क्या आउटपुट निकलते हैं। इस सिचुएशन में ये वाला रूल को अप्लाई करो, देखो आउटपुट क्या निकल रहा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू वो प्रिपेयर हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ गया। दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकेंड वन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूजेज है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो they can be universally applicable, they are universally applicable। ये बोथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी लगेगा, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी लगेगा। मैनेजमेंट का जरूरत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी है, ट्रेडिंग को भी है, स्कूल को भी मैनेजमेंट का जरूरत है, एनजीओस को भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जनरल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एक तरह का जनरल गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करना है मैनेजरियल डिसीजंस लेने से पहले। ऑल्दो ये यूनिवर्सल है, ये है क्या, दे आर यूनिवर्सल। एक मिनट, ऑल्दो दे आर यूनिवर्सल, दे हैव टू बी अप्लाइड। अब देखो नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ये अप्लाई होगा। है यूनिवर्सल, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ज़रूरत है, लेकिन वो प्रिंसिपल अगर स्कूल में यूज़ हो रहा है तो कुछ और तरीके से यूज़ होगा, फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है तो कुछ और तरीके से यूज़ होगा। ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चेंजेस लाया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। हम एग्जाम्पल लिए ना वेस्टर्न कंट्री में, अभी गेट वाला एग्जाम्पल दिया और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट को मैनेजमेंट प्रिंसिपल में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। ठीक है, उसको सिचुएशन के हिसाब से
चेंज किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब एक स्टूडेंट है बदमाशी कर रहा है, उसको झाड़ दिया, क्यों कर रहे हो तुम, वो चुप हो गया। एक दिन देख रहे वो स्टूडेंट कुछ बैठ के कर नहीं रहा है, तो हम लोग उसको बोल दिए कि ये क्यों नहीं कर रहे हो, इधर आओ, चलो कॉपी निकालो। दूसरा दिन देख रहे हो बेचारा बहुत रो रहा है, रो के बैठ के कुछ कर रहे हैं, तो उसको पता कि क्या हो, तो पता चलो उसके घर में किसी का डिमाइस हो गया, डेथ हो गया, तो इसकी वजह से वो बहुत रो रहा है। तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, झाड़ेंगे, कॉपी क्यों नहीं निकाल रहे हो, निकालो, ये कौन सा तरीका हुआ, जो मरने वाला तो मर गया, तुम पढ़ो, ऐसे हम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? रूल्स तो यही बोलता है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको बोलिए कॉपी निकाल के पढ़ने बोलो, लेकिन इस सिचुएशन में हम ये बात उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका बहुत क्लोज कोई रिलेटिव का डेथ हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, इसको एक्सेप्शन माना जाएगा कि ठीक है बेचारा का दिल थोड़ा उदास है, फैमिली मेम्बर का डेथ हुआ है तो नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, उसको बोलेंगे ठीक है बाबू, उसको थोड़ा दिलासा देंगे कि सभी को जाना है, एक न एक दिन ऊपर वाला सभी को बुलाएगा, जो भी रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको दिलासा देंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज होगा। इट इज रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब हर सिचुएशन में आंख बंद करके अप्लाई नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा। मेनली बिहेवियरल, क्या मतलब है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये जनरली एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया गया है। तो है ना कि उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो, हम लोग के हिसाब से काम चले, तो बोल सकते हैं ये क्या है, मेनली बिहेवियरल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टेट करता है। क्या मतलब है इसका? It means these principles can indicate what might be the result if a particular principle is applied. अब देखो cause and effect relationship का मतलब है, जैसे कि अब एक फैक्ट्री में बहुत वर्कर लोग लेट आ रहे डेली, तो मैनेजमेंट बोले एक काम करो, लेट आने के लिए पैसा काटना स्टार्ट करो। तो अब पता है जैसे ही ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, लेट आने के लिए पैसा कटेगा। जैसे ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि लेट आने के लिए पैसा कटेगा, ऑटोमेटिकली वर्कर लोग लेट आना कम कर देगा। ये हुआ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि एक सिचुएशन में अगर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया तो उसका क्या रिजल्ट आएगा बाहर। क्लियर? बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या मतलब है बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग का? बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब है ये एक्सप्लेन करता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये एक्सप्लेन करता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन हम लोगों को लेना चाहिए, व्हाट डिसीजन शुड बी टेकन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट आगे। तो ठीक है ना, कोई भी फीचर्स में कुछ डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 8334835908, उसमें आप लोग कॉल करके या मैसेज करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल था, चलो एक बार गो थ्रू कर ले रहे। नेचर क्या था मैनेजमेंट प्रिंसिपल का? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये फॉर्म हुआ है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा, ये एक जनरल गाइडलाइंस है जिसको फॉलो किया जाएगा मैनेजरियल डिसीजन लेने के वक्त। फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होगा। रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, मतलब वक्त सिचुएशन अलग अलग जगह पे ये चेंज हो जाएगा। मेनली बिहेवियरल है, बिहेवियरल मतलब वर्कर का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को अगर अप्लाई करेंगे तो आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग बताता है, ठीक है ना, गाइड करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहले इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स। इसका मतलब है मैनेजर्स को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंप्रूव्स द नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजर्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन। ये प्रिंसिपल गाइड करता है राइट डिसीजन लेने में, राइट टाइम में। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट को यूजफुल इंसाइट्स, हेल्प प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने में हेल्प करता है।
अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप सही से यूज कर रहे हैं, सही से गाइड कर रहे हैं, तो वो आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन के पीछे उसका साइंस एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। क्या लॉजिक है, लॉजिक रीजनिंग एक्सप्लेन करता है कि हाँ भाई लेट आ रहा है वर्कर लोग, पैसा काटो, तो लॉजिक है ना, जब ऑटोमेटिकली पैसा कटने लगेगा लोग जो है लेट आना कम कर देंगे। तो एक साइंटिफिक डिसीजन हुआ ये, इसके पीछे एविडेंस है कि हाँ भाई ऐसा होता है। फिर है मीटिंग विथ इन्वायरमेंटल चेंजेस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपका इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में भी हेल्प करेगा। कौन सा इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का बात हो रहा है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है। अब देखो डिजिटल इंडिया भी हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, यूट्यूब में पढ़ा रहे, स्टूडेंट लोग लगभग 50 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला के करम से 50 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं हम लोग को ऑनलाइन बैच में। तो ऑफलाइन तो चल रही है, ऑनलाइन भी चल रहा है। अब ये क्यों किया, क्योंकि वक्त बदल रहा है, तो वक्त बदलने के साथ साथ हम लोग को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस के साथ बिजनेस को ढलने में हेल्प करेगा बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे पहले देखो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एकदम स्ट्रिक्ट माना जाता था, जैसे कि हम लोग के टाइम में फिर भी सर लोग थोड़ा फ्रेंडली थे। हम बहुत ज़्यादा पुराना आदमी नहीं है, हम 12th के एग्जाम 2016 में दिए, मतलब आज से 9 साल पहले हम भी आप लोग की तरह बोर्ड एग्जाम दे रहे थे 12th का, 9 ईयर, अभी 9-10 साल पहले, समझ में आ रहा है। तो 2016 में ही हम एग्जाम दिए भाई। तो उस 10 साल में तो फिर भी टीचर लोग थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो गया था। 20-25 साल पहले, मतलब 2001, 1995, 1996, जब हम लोग के पापा लोग स्कूल में थे, तो उस वक्त टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत रिजिड माना जाता था। मतलब सर को देखिए तो भाग गई देख के, है ना, सर को देखिए क्लास में तो चुप हो गए, सर आके बिना मतलब का मार दिए तो भी कुछ बोल रहे नहीं है। बट अभी वक्त के साथ क्या हुआ, ये रिलेशनशिप चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है ना। हमको स्टूडेंट लोग आगे बहुत सारा पर्सनल बात डील करने लगता है, अरे सर ये चल रहा वो चल रहा लाइफ में, ये कर रहे वो कर रहे, है ना। हम लोग भी बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, बात करते हैं कि गेम्स खेल रहा बहुत सारा कोई साथ में, हम लोग जाते हैं, हम लोग मैच खेलते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, स्टूडेंट लोग के साथ मैच खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, ठीक है ना, हंसी मजाक कर लेते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये चेंजेस जो आया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंजेस को कोप अप करने में हेल्प करता है। जैसे पहले कोई बच्चा अगर बदमाशी करे तुम फट से उसको एक थप्पड़ मार दो, अभी तुम नहीं मार सकते हो, अभी ना गार्जियन अलाउ करेगा, बच्चा भी उतना नहीं सहेगा। तो वक्त के साथ तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर जनरली ऊपर वाले के कर्म से मेरे क्लास में बच्चा लोग कभी बदमाशी करता नहीं है, क्योंकि हम खुद बहुत इंटरेक्टिव है, हम खुद ही हंसी मजाक कर रहे हैं, तो स्टूडेंट लोग भी जुड़ा हुआ ही रहता है मेरे साथ। बट इन केस अभी कोई बदमाशी कर भी रहा है तो हम लोगों को कभी मारते नहीं है या डांटते नहीं है, हम क्या करते हैं, हम वो लोग को रोस्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी रोस्टिंग का सीजन चल रहा है। रोस्ट कर देते हैं तो क्या होता है, स्टूडेंट लोग भी हंसने लगता है, वो खुद हंसने लग जाएगा, हम भी हंसने लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बात बोल दिए, इंसल्ट कर दिया, पहले क्या होता था टीचर लोग मार दिया, इंसल्ट कर दिया, बट अभी ये सब चीज़ नहीं है। अभी मान लो कोई लड़का लेट आया तो अब हम उसको इंसल्ट कर दिया, चिल्ला चिल्ली कर दिया, तो उसको लगेगा ना ये एरोगेंसी हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई लेट आए तो हम उसको इंसल्ट नहीं किया, थोड़ा रोस्ट कर दिए, ये क्या हुआ भाई, कहाँ मिलने गए हुए थे, इतना लेट क्यों आ रहे। तो ये सब कैसे होगा, जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़िएगा, वक्त के साथ साथ आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने से जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस के साथ आप कोप अप कर सकते हैं, ठीक है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मतलब है इसका, सोसाइटी के प्रति जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, कि आप अपना फायदे के लिए सोसाइटी को पल्यूट ना करो, नुकसान ना करो, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये सब सोशल नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है सोसाइटी का। रिसर्च एंड एजुकेशन में भी काम आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ऑब्वियस सा बात है। साइंटिफिक जजमेंट्स होता है, लॉजिकल थिंकिंग होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, तो ये सब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोमोट होता है। इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ वर्कर्स लोग को इफेक्टिवली अच्छे से हैंडल किया जा सके, ठीक है ना, वर्कर लोग खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे, काम करे, अपना बेस्ट दे, मैनेजमेंट के साथ टकराव ना हो, ये सब इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सब में
हेल्प करता है। ये सब है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी फियोल, व्हाट डू यू मीन बाय हेनरी फियोल? हेनरी फियोल के बारे में एक शॉर्ट में थोड़ा पढ़ते हैं। अभी आप लोग ये स्कूल में पढ़े होंगे, अगर स्कूल में नहीं पढ़े तो हम बता दे रहे। हेनरी फियोल इज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। हेनरी फियोल को क्या बोला गया है? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो हेनरी फियोल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फियोल इज नोन एज दी फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा शॉर्ट बायोग्राफी हेनरी फियोल के बारे में जानते हैं। हेनरी फियोल का बर्थडे है 29 जुलाई, जानने का उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्तांबुल जो कि प्रेजेंट डे टर्की में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ये माइनिंग एकेडमी से ग्रेजुएट हुए, माइनर थे ये, तो ये माइनिंग इंजीनियर थे। ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने 1988 में, ठीक है ना। और अपने एक बुक पब्लिश की है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए और 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए। इनका डेथ पेरिस में हो गया था 1925 में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हेनरी फियोल का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हेनरी फियोल बोले मैनेजमेंट के लिए आपको एक 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मीनिंग है, क्या उसका एप्लीकेशन है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो हेनरी फियोल जो कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है या फिर फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, वो क्या 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और क्या मतलब है उस प्रिंसिपल्स का, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या याद रखना है? हेनरी फियोल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ही इज नोन एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इसका क्या है 14 प्रिंसिपल्स, सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, ये पहले बोले डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फियोल बोला है, पहला उनका जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें वो बोले हैं कि एक काम को, ऑर्गेनाइजेशन का एक जो बड़ा काम है उसको डिवाइड कर दो स्मॉलर पार्ट्स में, छोटा छोटा पार्ट में, और ईच पार्ट को ईच पर्टिकुलर वर्कर या एक ग्रुप ऑफ वर्कर को असाइन कर दो। एक ग्रुप से या एक पर्सन से पूरा काम मत करवाओ, एक काम को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दो और ईच वर्कर को एक काम दो करने के लिए या ईच ग्रुप ऑफ वर्कर को एक पर्टिकुलर जॉब दो करने के लिए। इससे क्या होगा, जब एक वर्कर या एक ग्रुप ऑफ वर्कर एक ही काम को बार बार करेगा, उससे उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, नॉलेज इंक्रीज होगा, कम टाइम में वो काम को कर देगा और वेस्टेज भी कम होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब। अब देखो इस प्रिंसिपल से क्या होगा, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा एक काम को करने का, वेस्टेज कम होगा जैसे हम बताए थे, ठीक है ना। तो बस इफेक्ट आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है, वायलेशन नहीं भी पढ़ोगे तो ज़रूरत नहीं है उतना। दूसरा प्रिंसिपल क्या है इसका, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जवाबदेही। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग के पापा या मम्मी अब मेरे पास पढ़ने दिए, तो हमको ये अथॉरिटी दी है कि अगर तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो तुमको हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और इसके बदले में मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोग का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, है ना। अब अगर तुम नहीं आ रहे हो कोचिंग तो हम तुम्हारे पापा को कंप्लेन करेंगे, ये मेरा अथॉरिटी है, तुम्हारा शिकायत करेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट ख़राब आ गया तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया या हम सही से नहीं पढ़ा या कुछ भी रीज़न है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, आंसरेबिलिटी। बोला गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल में बोला गया है
बोल रहे फ्योल बोल रहा है कि आप जिसको जितना अथॉरिटी दे रहे हैं उस बेसिस पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे रही है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दिए ही नहीं है, या किसी को अथॉरिटी दिए ही नहीं है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। नहीं, बोला गया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में मैचिंग होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन सही से चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग लेते हैं, हम रहते हैं कोलकाता में, ठीक है। अब कोलकाता का जो रोड्स एंड ऑल जो है वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास अथॉरिटी है रोड्स एंड ऑल ये सब लोकल गवर्नमेंट को मैनेज करने का। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। या अगर कोलकाता में रोड्स का बहुत सारा खराबी और रोड्स का प्रॉब्लम होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग क्या जाकर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिकायत करेंगे, या बोलेंगे कि देखो बर्दवान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में प्रॉब्लम हुआ है, ये चीज़ हम लोग बोलेंगे? नहीं, ये हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में मैचिंग होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। इफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू समवन विथ लेसर अथॉरिटी द डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इंटरप्टेड। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रही है, अथॉरिटी कम है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? डिसरप्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में मैचिंग होगा तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो वर्क को बेटर वे में परफॉर्म कर सकता है और टारगेट टाइम में अपना काम को वो पूरा कर लेगा। तीसरा है डिसिप्लिन। बोले ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? लोअर लेवल एम्प्लॉय और या अपर लेवल एम्प्लॉय दोनों को इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले लोअर लेवल एम्प्लॉय को अपर लेवल एम्प्लॉय से, ठीक है ना, ताकि वर्क जो है लोअर लेवल एम्प्लॉय बेटर वे में कर पाए, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन बढ़ेगा। जेवियर्स इतना बड़ा कॉलेज क्यों? डिसिप्लिन है ना। लेबर बेटर वे में मैनेज होगा और वर्क जो है अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है हेनरी फ्योल का? वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वर्कर लोग को डायरेक्शन एक आदमी से मिलना चाहिए। अब जैसे कि मान लो हम तुम लोग के सर है, क्लास कब कितने बजे होगा रूटीन हम सेट करेंगे। अब अगर मान लो 2-3 सर पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग को पता रहना चाहिए कि कौन कोऑर्डिनेटर है, किसका बात से हम लोग को आना है, रूटीन कौन सेट करेगा, टाइमिंग कौन बोलेगा। 4 सर है, चारों अपना अपना अलग अलग टाइम बोल रहे, बच्चा लोग तो कंफ्यूज हो जाएगा। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 4 हेड है, चारों अलग अलग बोलने लगेगा तो वर्कर किसका बात सुनेगा। तो इसीलिए वर्कर को ये पता रहना चाहिए कि मेरा सुपरवाइजर कौन है, हेड कौन है, हमको किसका बात सुनना है। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक वर्कर को एक ही आदमी से, एक ही पर्सन से कमांड मिले। अगर 10 जगह से कमांड मिलेगा तो क्या होगा? काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस पता रहना चाहिए वर्कर को कि हमको किसका इंस्ट्रक्शंस मानना है, हमको किसका इंस्ट्रक्शंस सुनना है। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ईजिली रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो जाएगा कि भाई तुमको इंस्ट्रक्शन देना था, तुम गलत इंस्ट्रक्शन क्यों दिए, ठीक है। काम दोबारा डुप्लीकेशन नहीं होगा और सुपीरियर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। टीम में क्रिकेट टीम में एक कैप्टन था, रोहित शर्मा को पता है ना। अब मान लो विराट कोहली तो रोहित से भी बड़ा प्लेयर है, तो अब विराट बोलेगा नहीं बुमराह को बॉलिंग मत दो, सिराज को दो, तो क्या ऐसे होगा? बोलेगा नहीं, कैप्टन रोहित है, रोहित जिसको बोलेगा वो बॉलिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सुपीरियर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है जितना भी वर्कर्स लोग हैं, जितना भी एम्प्लॉयज़ है स्टाफ का, वो लोग एक डायरेक्शन के तरफ काम करें। जैसे कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है इस साल हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, तो जितना भी एम्प्लॉय है वो लोग सब इसी गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करें। सेल्स डिपार्टमेंट भी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और पूरा जितना भी ग्रुप है वो सबका ऑब्जेक्टिव उस प्लान ऑफ एक्शन को अचीव करना होना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा? एक कॉमन गोल बन जाएगा जिसको अचीव करना इजी हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा और सब एम्प्लॉय का एफर्ट एक ही डायरेक्शन में लगेगा,
क्लियर हो गया पॉइंट? देखो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, गेट खुल गया यहाँ का। बाबू खोला है, हम लोग नहीं खोले। बाबू थोड़ा बंद कर देना गेट। अच्छा लाइट ऑन कर देना, तो अंदर आओ। लाइट ऑन हम नहीं खोलेंगे, बच्चे खोलेंगे। हाँ ठीक, ये वाला लाइट ऑन करो। ठीक ठीक। तो देखो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच का क्या डिफरेंस है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक गोल के तरफ मेहनत करना, एक गोल के तरफ मेहनत करना। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा डिफरेंस। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मीनिंग है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसी ऊपर है ना, एसी को हम स्विंग रोक के रखिए अपने पास, तो डायरेक्ट फ़ोन में लग रहा है ना, लेंस में तो थोड़ा हेजी हो गया था, उसको भी पूछ रहे थे। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक सबऑर्डिनेट को कौन से सुपीरियर से ऑर्डर लेना है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है जितने भी ग्रुप्स है वो लोग मिलकर कौन सा प्लान के तरफ आगे बढ़ेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड वन सबऑर्डिनेट वन बॉस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वन हेड वन प्लान, एक प्लान की तरफ सब बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। सिक्स्थ प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल का, वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या मतलब है इसका? बोला गया है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को ऊपर रखना है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रखना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है और एक पर्टिकुलर वर्कर का उसमें नुकसान हो रहा है, तो भले वो वर्कर का नुकसान हो, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है तो इस नुकसान को वो वर्कर को झेलने दो। देखो ये हम लोग का आर्म्ड फोर्सेस में बहुत होता है। एक आर्मी सोल्जर है, उसको पता है कि हम यहाँ पे बॉर्डर में घुसेंगे, दुश्मन को मारने जाएंगे, तो दुश्मन को तो मार देंगे लेकिन मेरा भी ज़िंदगी चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपना जान को दांव में लगाता है और जाता है। उसको पता है भले मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा लेकिन मेरा पीछे जो 140 करोड़ इंडियन है वो तो सुरक्षित रहेगा, वो तो चैन से सो सकेगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपना जान का कुर्बानी दे रहा है देश में जितने भी नागरिक है वो लोग का जान को बचाने के लिए। तो यही प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, कि एक पर्टिकुलर का लाइफ सैक्रिफाइस हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश तो बचा हुआ है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं। उसी तरह से क्रिकेट टीम का अगर एग्जांपल ले लो, एक बैट्समैन है, ठीक है, अब वो ये सोच ले कि भाई हमको सेंचुरी बना के निकल जाना है, टीम हारे हारे, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। जब बाबर आजम लोग, पाकिस्तानी लोग तो यही कर रहे हैं ना, बाबर आजम रिजवान टुक 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 करके अपना सेंचुरी बना दे रहा है, 50 का एवरेज, और टीम को एकदम पूरा एकदम गायब कर दिया। लेकिन हम लोग इंडिया में वैसे नहीं होता। हम लोग रोहित शर्मा को देखते हो, ऐड साल आउट होंगे कोई बात नहीं, बुलाओ मिचेल स्टार्क को, छक्का मार के हिला देंगे एकदम, एक ओवर में 30 रन। उसको पता है कि भले मेरा विकेट जाएगा लेकिन रन को इतना बढ़ा देंगे कि आने वाला बैट्समैन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोहली आराम से अपना सेट होकर खेलेगा और इंडिया मैच जीत जाएगा। तो यही होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। टीम के लिए अपना विकेट को सेक्रीफाइस कर दो। और वहाँ पे पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग टूक 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 करके खेल रहे हैं। बाबर आजम का 50 हो गया, वाह बाबर आजम ग्रेटर देन कोहली, ये वो बोल रहा है, और साला टीम हार रहा है। और हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। होपफुली ये प्रिंसिपल समझ में आ गया। इससे क्या होगा, पार्शियलिटी नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ हमेशा खुश रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगा, कोऑर्डिनेशन और बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेन्यूमरेशन ऑफ द एम्प्लॉय। पॉइंट नंबर 7, रेन्यूमरेशन ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब क्या है? रेन्यूमरेशन ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब है कि एम्प्लॉय का सैलरी फेयर होना चाहिए। ये नहीं उसको जो है एकदम जानवर की तरह खटा रहे हैं और दे रही है, लो 2 वक्त खाना खा लोगे। नहीं भाई, जो हिसाब का उसका मेहनत है, जो हिसाब का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बेसिस पे उसका रेन्यूमरेशन, सैलरीज और वेजेस फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये है 7th प्रिंसिपल। इससे एम्प्लॉय एंथुसियास्टिक फील करेगा, उसको फेयर रेन्यूमरेशन मिलेगा, पीस प्रिवेल करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी अच्छा डेवलप्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
सेंट्रलाइजेशन एंड, अच्छा यही तक रखते हैं, ठीक है ना, यही पॉइंट तक रखते हैं। तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल में से 7 प्रिंसिपल हम लोग आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है वो फिर 2 वीडियो और लगेगा, जैसे बोले थे 2nd और 3rd वीडियो। लेकिन भाई 2nd और 3rd वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होगा, वो सिर्फ पेड बैच को दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ हम लोग का जो पेड बैच है उसमें इनरोल करिए। 8334835908 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इसमें फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए। पेड बैच में हम लोग का इनरोल होइए। पूरा फुल सेमेस्टर का जितना भी कॉमर्स सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट टैक्स, CLPA, बिजनेस स्टडीज़, सब का वीडियोस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आप भले 2 महीना बाद ज्वाइन करें, अभी सेशन स्टार्ट होने का, फिर भी आपको एकदम फर्स्ट डे से फर्स्ट वीडियो से पूरा नोट्स एवरीथिंग मिलेगा। फिर 24/7 डाउट सॉल्विंग हम ऑलरेडी अवेलेबल है हमेशा, ठीक है। तो इसका कॉस्ट एकदम कम, ये सब सब्जेक्ट्स का पूरा फुल कॉमर्स सब्जेक्ट आप लेते हैं तो इट इज़ जस्ट 2499, 2499 कॉस्ट है फुल सिलेबस का 6 महीना का। और अगर एक सब्जेक्ट के लिए आप इनरोल हो रहे हैं तो फीस है 999, ठीक है ना। तो इनरोल होइए, पूरा नोट्स एंड एवरीथिंग आप लोग हम लोगों से जुड़िए, ताकि जितना भी चैप्टर है, देखिए फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियोस नोट्स हम सब फ्री में यूट्यूब में डाल के हम बोल देते फ्रॉम 2nd चैप्टर ऑनवर्ड्स सिर्फ फर्स्ट वीडियो आएगा, बाकी सब वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ पेड बैच वाले स्टूडेंट्स को अवेलेबल होगा। मॉक टेस्ट वो लोग देंगे तो नोट्स उन लोगों को मिलेगा। तो आप लोग भी जुड़िए हम लोग के साथ भाई। और 100% रिफंडेबल ऑप्शन भी है। अगर आप फेल करके हम लोग का क्लास लेने के बाद पैसा पूरा वापस हो जाएगा। अगर हम लोग वक्त पे, एग्जाम सितंबर में है, अगस्त में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, अगस्त तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ पूरा पैसा वापस कर देंगे। तो 100% रिफंडेबल पॉलिसी, ठीक है। तो हेनरी फ्योल का 7 प्रिंसिपल हम लोग पढ़े हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट और रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये 7 में से कोई भी आपको डाउट है तो हमसे ज़रूर पूछिए, अपना डाउट्स को कर लीजिए क्लियर। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो डू कनेक्ट विद अस। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।